हैं और सब लोग सिर्फ एनिमल पार्क पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में एड्स के साथ साथ जो स्टार्ट में स्वस्तिक स्टील के 100th एनिवर्सरी पे रणविजय जो स्टोरी सुनाता है उस पे भी बात करेंगे। बहुत से सवाल है, इस स्टोरी की अहमियत क्या है, यही स्टोरी क्यों सुनने मिलती है हमें स्टार्ट में, इसका पूरी फिल्म से कनेक्शन क्या है और ये सुनाने वाला था कौन, रणविजय या अबरार का छोटा भाई अजीज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये फिल्म इतनी लेयर्ड है कि इस फिल्म पे अगर एक ही वीडियो बनेगा तो फिल्म जितना ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इस फिल्म पे हम पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। इस फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ 18 डिटेल्स देखेंगे जिनकी वजह से आपको इस फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट्स में कितनी बारीकी से काम हुआ है ये देखने मिलेगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि फिल्म के बारे में मेरी ओपिनियन क्या है, ताकि बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में वो एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये एक है और रणविजय एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर ही वैसा है, वो कोई हीरो नहीं है, ना ही डायरेक्टर ने उसे हीरो दिखाने की कोशिश की है। अगर आप फिल्म में लाइफ लेसन ढूंढने जाओगे तो गलती फिल्म की नहीं आपकी है। चलिए अब आते हैं डिटेल्स की तरफ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग क्रेडिट्स में आप स्पेशल थैंक्स टू AR रहमान और अजय अतुल देख सकते हो, क्योंकि इस फिल्म में इन दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स के सॉन्ग्स यूज किए गए हैं। रहमान सर का रोजा फिल्म का छोटी सी आशा सॉन्ग यहाँ गीतांजलि के एंगेजमेंट के टाइम पे, और अजय अतुल जी का डॉल्बी वाले डीजे ला सॉन्ग इंटरवल के पहले वाले फाइट सीन में यूज किया गया है। उसके बाद स्वस्तिक स्टील के 100th एनिवर्सरी के सीन में हम रणविजय जो अब 71 इयर्स का हो चुका है और उसके साथ उसके 10 भाइयों में से गिनना है तो पॉज करके गिन लो। तो 10 भाइयों में से यहाँ सिर्फ ये 1, ये 2, ये 3 मिला के हो गए 5, ये 6 और ये 2 मिला के टोटल 8 भाई दिखाई देते हैं। सिर्फ 2 भाई मिसिंग थे, जिनको पोस्ट क्रेडिट सीन में अबरार का भाई अजीज है। यानी 2022 से 2056 यानी 34 सालों में सिर्फ वो 2 भाई ही मारे गए। अब सवाल ये आता है कि ये जो स्टोरी बता रहा है ये है कौन, रणविजय या अजीज? मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि डायरेक्टर ने डाला ही इसलिए है कि लोग कंफ्यूज हो और कंफ्यूज होके अलग अलग थ्योरीज बनाए, इस पे डिसीजन हो। तो मैं थोड़ा इसे सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले बताया कि 2022 में ही अजीज रणविजय के 10 में से 2 भाइयों को मार देता है और बाकी सभी 2050s में दिखाई दे रहे हैं, यानी उसके बाद एक भी भाई नहीं मारा गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने साल बीत गए और अजीज एक को भी नहीं मार पाया? लगता तो नहीं। यानी यहाँ कुछ टाइम के बाद ही अजीज मारा गया होगा, इसलिए वो किसी को मार नहीं पाया, यानी ये रणविजय है। तो स्कोर हुआ रणविजय 1 अजीज 0। लेकिन अगर एंड वाली फाइट आप देखोगे तो अबरार भी सेम जेस्चर करता है। सो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये जेस्चर उनका फैमिली जेस्चर हो। मजाक में ये लोग करते होंगे एक दूसरे को ऐसा। अब मजाक में ये लोग क्या क्या करते हैं देखा ना आपने, तो इससे ये बोल सकते हैं कि ये अजीज हो सकता है जो अपने भाई की तरह ही इशारे कर रहा है। यानी अब स्कोर हुआ रणविजय 1 अजीज 1। लेकिन अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि बंदर वाली स्टोरी जिसका जिक्र रणविजय अपने पापा के 60th बर्थडे पे करता है, वो यहाँ अपनी बहन को पूछता है कि क्या इसे बंदर की कहानी पता है, और इतना सुन के लोग बोल रहे हैं कि अरे ये वही स्टोरी है जिसके बारे में रणविजय यहाँ स्टार्टिंग में भी बात कर रहा है, मतलब ये वाला रणविजय ही है। तो ठीक है, स्कोर हुआ रणविजय 2 अजीज 1। लेकिन रणविजय उतना ही नहीं बोलता। अगर आप पूरा सुनोगे तो वो बोलता है कि क्या इसे बंदर की कहानी पता है जो तलवार लेकर राजा की रक्षा करना चाहता है। यानी जीजा के सामने वो दूसरी किसी कहानी की बात कर रहा है। वो उस कहानी की बात करता है जहाँ एक राजा के पास एक बंदर था। वो बंदर हमेशा राजा के साथ ही रहता था और जब भी राजा सोता तो बंदर ऐसा उसके पास खड़ा रहता जैसे उसकी रक्षा कर रहा है। एक दिन ऐसे ही राजा सो रहा था, एक मक्खी वहाँ आती है और राजा की नाक पे बैठ जाती है। 1-2 बार बंदर मक्खी को उड़ा देता है, लेकिन मक्खी वापस आके नाक पे ही बैठ जाती है। गुस्सा होके बंदर राजा की तलवार लेके मक्खी को मारने की कोशिश करता है। अब मक्खी तो उड़ जाती है लेकिन राजा की नाक कट जाती है। रणविजय यहाँ जीजा को बंदर और अपने पापा को राजा, इस हिसाब से स्टोरी का रेफरेंस देता है। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि स्टार्टिंग वाली बंदर की स्टोरी और ये वाली बंदर की स्टोरी अलग अलग है। यानी लोगों का ये बोलना कि ये रणविजय वाली सेम बंदर वाली स्टोरी है इसलिए ये रणविजय ही है, ये गलत है। मतलब ये अजीज भी हो सकता है। तो स्कोर हुआ रणविजय 2 अजीज 2। तो भाई लोग सच में डायरेक्टर को मार पड़ेगा। इतने पॉइंट्स होते हुए भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि वो रणविजय है या अजीज। चलिए इस पे थोड़ा अलग एंगल से सोचते
सोचते हैं। अब भाई लोग एक काम करना, इस स्टोरी में उस मंत्री की जगह रणविजय को रखना, फिर बंदर की जगह अजीज को और राजकुमारी है स्वस्तिक स्टील्स। अब वापस इस स्टोरी को याद करना, आप लोग सब समझ जाओगे। दोस्तों ऐसा इमेजिन करने के बाद आपको क्या पता चला ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस पे मेरी एक थ्योरी है जो सीधा कनेक्ट होती है इसके सीक्वल से यानी एनिमल पार्क से, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन तब तक आपको क्या लगता है इसके बारे में कि क्या ये स्टोरी कनेक्टेड है पोस्ट क्रेडिट सीन से? वो स्टोरी सुनाने वाला कौन हो सकता है, रणविजय या अजीज? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उसके बाद उसी सीन में जब रणविजय बताता है पापा बोलते थे कि तेरा बेटा तेरे जैसा बनेगा तब समझ में आएगा, तब मैं बोला मैं आपके जैसा नहीं बना तो मेरा बेटा मेरे जैसा क्यों बनेगा? तब उसके भाई गर्दन नीचे करते हैं और रणविजय का टोन भी थोड़ा वरीड और इमोशनल हो जाता है। इससे ये इंडिकेट होता है कि तब वो अपने बेटे को परेशान था, लेकिन आई थिंक वो गीतांजलि के साथ वाले बेटे के लिए नहीं, जोया वाले बेटे के लिए परेशान था। एक तो वो एनिमल पार्क में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा एक एनिमल ही बन गया होगा, तो ये वाला डायलॉग मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए ही था। उसके बाद फिल्म में बलबीर सिंह पे जब गोल्फ कोर्स पे हमला होता है तब हमलावर जल्दी क्यों नहीं पकड़ा जाता? कभी सोचा है? अब आप बोलोगे कि रणविजय का जीजा वरुण उनसे मिला हुआ था इसलिए वो हमलावर नहीं पकड़ा गया होगा। वो तो रीजन है ही, लेकिन और एक अंदर का बंदा इस साजिश में शामिल था और उसे फिल्म में किसी ने नोटिस नहीं किया। वो और कोई नहीं, वो था बलबीर सिंह का ये वाला सिक्योरिटी इंचार्ज। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के किसी को बलबीर के बॉडी डबल के बारे में पता नहीं था, किसी भी बाहर के सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ तक कि सिक्योरिटी इंचार्ज को भी नहीं। और हो सकता है कि वो रणविजय के जीजा का इन्फॉर्मर भी हो, और हो सकता है जिस रात बलबीर का बॉडी डबल कैलाश जी मारा गया तब भी उसी ने ही रणविजय के जीजा को टिप दी होगी कि अभी बलबीर सिंह अकेला बाहर जा रहा है और यही चांस है उसे मारने का। जब कैलाश जी मारे जाते हैं तब ये सिक्योरिटी इंचार्ज अकेला ही उनके साथ होता है और जब फायरिंग चालू होती है तब ये आराम से दरवाजा खोल के बाहर आके साइड में खड़ा हो जाता है। अब अगर ये इनसे मिला हुआ नहीं होता नो डाउट ये लोग उसे भी मार देते, लेकिन यहाँ वो आराम से साइड में खड़ा है, यानी वो इनके साथ डेफिनेटली मिला हुआ है, ये प्रूव होता है। फिर कैलाश जी के मरने के बाद ये बंदा फिल्म में कहीं पे भी नहीं दिखता। मे बी उस कांड के बाद उसे वहाँ से भगाया हो, या हो सकता है उसे रणविजय ने मार दिया हो। उसके बाद इस सीन में जब फ्रेडी भाव सबको ज्ञान देते हैं कि जब भी एक्शन स्टार्ट करोगे गोटी टाइट रखने का, टाइट अंडरवेयर पहनने का, टाइट अंडरवेयर नहीं पहना तो ढोल बन जाएगा ढोल। लेकिन रणविजय उसका अंडरवेयर लेके जाता है और तभी उसके सामने अचानक से एक दूसरी गैंग का बंदा आता है और फ्रेडी उसे गोली मारता तो है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो वो वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए दिखता है जहाँ वो टाइट एकदम टाइट पकड़ता है। उसके बाद इंटरवल के पहले वाले होटल फाइट सीन में जब असरार होटल में एंटर करता है तभी रणविजय को बुलाता है, मेरे भाई कहाँ है तू? तब लगा था कि वो नाम नहीं पता इसीलिए ऐसे बोलता है, बट ही रियली मीन इट, उसका भाई ही तो था रणविजय। दोस्तों फिल्म 3 घंटे 20 मिनट की है और अभी 2 घंटे का भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन आज यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस स्टार्ट वाली स्टोरी का पोस्ट